अच्छा, तो इसकी हम बात कर रहे थे, इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की। हेडमास्टर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है वो होता है किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री, 68 ईयर ऑफ एजुकेशन और उसके साथ बीएड और एमएड की डिग्री, बीएड की डिग्री भी काफ़ी होती है, या एमए एजुकेशन हो या बीएस एड हो, तो साथ कोई भी जो मास्टर डिग्री है वो ज़रूरी होती है इसके साथ। इस तरह सीनियर हेडमास्टर के लिए जो 18 स्केल की सीट होती है सीनियर हेडमास्टर की, हेडमास्टर या डिप्टी हेडमास्टर की सीट जो होती है वो 17 स्केल की होती है। सीनियर हेडमास्टर के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था, वो है 18 ईयर ऑफ एजुकेशन। एम फिल होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, 18 ईयर होने चाहिए, एम फिल हो या एम एस हो, और उसके साथ बीएड होता है और उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, ये सीनियर हेडमास्टर के लिए होता है। हेडमास्टर के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके अलावा मैंने ये भी आपको कल बताया था कि हेडमास्टर का सिलेबस, लेक्चरर एजुकेशन का सिलेबस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन का सिलेबस, सीनियर हेडमास्टर का सिलेबस, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जबकि जो एसएसटी जनरल की सीट्स आती हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, एफडी स्कूल में और एफजीआई स्कूल में, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं वो दो तरह के हैं, एक एफडी स्कूल होते हैं जो कि इस्लामाबाद में होते हैं, और एक एफजी स्कूल होते हैं जो कि टेंट गैरिजन में होते हैं। तो उन दोनों जगह पे जो सीट्स आती हैं, एसएसटी जनरल की सीट्स जो आती हैं, उसका सिलेबस जो होता है उसमें 80 मार्क्स की पेडागोजी होती है, और जनरल नॉलेज की जगह पे जो 20 मार्क्स होते हैं उसके लिए वो शामिल करते हैं इंग्लिश का पोर्शन। तो आज चूंकि हम पढ़ रहे हैं कि हेडमास्टर का सिलेबस, वो आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। इसमें 80 मार्क्स की एजुकेशन होगी और 20 मार्क्स जो हैं वो जनरल नॉलेज के होंगे। तो इसका थोड़ा सा जनरल नॉलेज को वो जो है वो मिस फातिमा था, उन्होंने कल आपको कुछ इंट्रोडक्शन करवाया था, वो कवर करवाएंगी। उन्हें बहुत महारत है इसमें, और वो जो मतलब रिसेंटली उनकी सिलेक्शन हुई थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 17 स्केल में, तो वो इसकी जनरल नॉलेज की तैयारी वो करवाएगी इस बार। जबकि पेडागोजी के लिए जो है वो, इससे पहले जो सेशन चल रहे थे उसमें हम 3 लोग थे, जवेद नसीर साहब थे, मिस हुमैरा थी, और साथ मैं था, तो हम तीनों जो है वो पेडागोजी का पोर्शन करवा रहे थे। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो है पेडागोजी का हम करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, इसमें हम देखेंगे कि जो ग्रीक हिस्ट्री है, ठीक है, वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो लेटेस्ट एजुकेशनिस्ट हैं उनको इसमें हम स्टडी करेंगे। इसमें जो आप समझ लें कि इसको हम सुकरात से शुरू करेंगे, सुकरात के बाद प्लाटो होगा, अरिस्टोटल होगा, और मौजूदा दौर तक इसको लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड इसमें हमारे सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन के अंदर एक तो पहले एजुकेशन को डिफाइन किया जाएगा, उसके जो तीनों उसकी टाइप्स हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। 3 टाइप्स हैं एजुकेशन मोड्स जो एजुकेशन के, इनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो एजुकेशन इन जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है सब कॉन्टिनेंट के लिहाज से, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन में। एक तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो एजुकेशन के फ़रोग के लिए इकदाम उठाए गए थे उनको हम देखेंगे। उसके साथ जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने बरसगीर के लोगों को एजुकेट करने में अपना किरदार अदा किया, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद 1947 से लेकर अब तक जो इकदाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए हैं पाकिस्तान में तालीम को फ़रोग देने के लिए, उनका अहाता करेंगे, ठीक है। अगर हम ये सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी बात करें, तो उसमें जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो होगी सबसे पहले नंबर पे जो चार्टर एक्ट है 1813 का,
ठीक है। 1813 से पहले भी चार्टर एक्ट आते रहे, लेकिन उनमें एजुकेशन का जिक्र नहीं था, तो इसलिए हम सिर्फ 1813 का चार्टर एक्ट जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। उसके बाद उसमें सेकंड नंबर पे जो होगा हमारे पास वो है मैकाले रिपोर्ट 1935। उसके बाद वुड्स डिस्पैच 1854, चार्ल्स वुड ने ये रिकमेंडेशन दी थी कुछ। तो उसके बाद है हिटलर कमीशन, और उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको सेटल्ड कमीशन भी कहा जाता है, 1917 से 1919 तक। ठीक है। ये तो हो गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम किए गए। उसके अलावा जो पाकिस्तान बनने से पहले की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, जिन्होंने एजुकेशन के फ़रोग में अपना किरदार अदा किया, उनको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले तो है मदरसा देवबंद। ठीक है। मौलाना कासिम नानूतवी ने ये एक मदरसा कायम किया था देवबंद के अंदर। उसके अलावा सर सैयद अहमद खां की अलीगढ़ तहरीक, उससे आप बहुत से लोग जो हैं वो ऑलरेडी उससे वाकिफ़ होंगे, उसको हम देखेंगे अलीगढ़ तहरीक को। उसके बाद इसमें आ जाएगा अंजुमन हिमायत इस्लाम। ये लाहौर में खलीफा हमीदुद्दीन ने ये तंजीम स्टार्ट की थी। ये जो इस्लामिया कॉलेज वगैरह बने हुए हैं, ये इसी तंजीम के तहत बने थे। तो अंजुमन हिमायत इस्लाम को खलीफा हमीदुद्दीन ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद नदवतुल उलमा शिबली नोमानी की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो और उसके बाद है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक इंस्टीट्यूशन कायम किया था। ठीक है। इसके अलावा एक और उसी दौर के डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कॉलर थे, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रिंसिपल भी रहे, बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। तो ये तो हो गया वो इसका जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपना किरदार अदा किया था एजुकेशन में। उसके बाद इसी में अगर हम देखें कि हम पाकिस्तान बनने के बाद के जो गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से इकदाम उठाए गए थे, वो भी इस बुक में हमें उनको स्टडी करेंगे। ठीक है। उसमें जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ वक्ता फ़वक्ता नाफिज होती रहीं एजुकेशन के फ़रोग के लिए, मुख्तलिफ प्लान जो बनते रहे हैं। ठीक है। पहला 6 ईयर प्लान है, उसके बाद 5 ईयर प्लान है, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ एजुकेशनल पॉलिसीज़ आई थी 1947 से लेकर 2009 तक, और उसके बाद ये SNC वगैरह जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, तो इन सब को हम स्टडी करेंगे। 1947 में पहली हुई थी कॉन्फ्रेंस एजुकेशन में, एजुकेशन कराची के अंदर हुई थी, जिसकी सदारत फजल रहमान ने की थी। उसके बाद 1958 में एक शरीफ कमीशन बना था एजुकेशन के ऊपर, और उसके बाद एजुकेशन कमीशन बना था। उसके बाद 1969 की पॉलिसी आई थी, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी, क्योंकि उस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो ज़रा और तरह के थे। उसके बाद 1972 में अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने एक पॉलिसी पेश की थी। उसके बाद 1978 में हैदर खां 1978 की पॉलिसी आई थी। उसके बाद 1992 93 में एक पॉलिसी आई थी। फिर 1998 में जो है गौस अली शाह, उसने एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पॉलिसी दी थी। और उसके बाद 2009 में जब ये पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उसमें अमीर हज़ार खां बजरानी ने एजुकेशनल पॉलिसी पेश की थी। ठीक है। 2009 के बाद कोई न्यू एजुकेशनल पॉलिसी नहीं आई, क्योंकि उसके बाद जो आइन में अमेंडमेंट करके जो एजुकेशन है उसको सूबाई सतह पे सूबे की गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दिया गया। तो विश्व की सतह पे कोई हमें बड़ा काम नज़र नहीं आता 2009 के बाद, सिवाय सिंगल नेशनल करिकुलम के। तो ये 1947 से सिंगल नेशनल करिकुलम तक ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं, ये इस बुक में हम इनको स्टडी करेंगे। उसके बाद है फिलासफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। फिलासफी ऑफ एजुकेशन में आप देखेंगे कि फ़िलासफ़ी क्या है, उसके बाद फ़िलासफ़ी की ब्रांचेस कौन कौन सी है, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। उसके साथ जो स्टाइल्स हैं फ़िलासफ़ी के, प्रेस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, ये 3 स्टाइल्स हैं फ़िलासफ़ी के। और उसके बाद इसमें जो जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं, जिसमें 5 मैंने कल भी बताई थी कि 5 जनरल फ़िलासफ़ीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर उनमें है आइडियलिज़्म, उसके बाद है उसमें आइडियलिज़्म के बाद है रियलिज़्म, उसके बाद प्रैग्मेटिज़्म, नेचुरलिज़्म है, जनरल फ़िलासफ़ी है, और एग्जिस्टेंशियलिज़्म। ये 5 जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं।
और इसके साथ 4 जो हैं एजुकेशनल फिलासफीज, उनको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। वो 4 एजुकेशनल फिलासफीज हैं: पीरियलिज्म, इसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो इनको हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट बुक जो हमारे पास है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर जो साइकोलॉजी है उसको और एजुकेशन का आपस में क्या लिंक है, ठीक है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट से रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज हैं, जैसा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरी हैं जिसमें जीन पियाजे की थ्योरी है, ठीक है। इरेक्शन की थ्योरी है सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोलबर्ज की थ्योरी है। इसके अलावा लर्निंग की थ्योरीज जो हैं, मुख्तलिफ लर्निंग की थ्योरीज जो हैं, तो वो इसके अलावा मोटिवेशन की थ्योरीज इसमें आ जाएंगी। तो ये तमाम की तमाम थ्योरीज जो हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की, ये हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद है 5 नंबर पे असेसमेंट एंड इवेलुएशन। कि असेसमेंट और इवेलुएशन में जो मेजर टॉपिक्स हैं वो यही है कि टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेलुएशन में क्या फ़र्क है। उसके बाद इसमें हम स्टडी करेंगे कि असेसमेंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, ठीक है, प्लेसमेंट असेसमेंट है। तो ये जो मेजर टाइप्स हैं असेसमेंट की, इनको स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट और उसकी टाइप्स, ठीक है, जिसमें ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, ठीक है, और ऐसे टाइप टेस्ट आगे इनकी मजीद कैटेगरीज होती हैं, वो सारी हम इस बुक में उनको देखेंगे। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस बुक में है वो है असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन की बुक में जो एक और टॉपिक है वो है कि टेस्ट को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए एक टेबल यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसको डिस्कस करेंगे कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और उसका फ़ायदा क्या होता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, 2 वे चार्ट भी कहा जाता है उसको। और उसके अलावा एक अच्छे टेस्ट की जो खसूसियात होती हैं, ठीक है, जिसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है, ये 2 अहम खसूसियात हैं। इनके अलावा बाकी जो खसूसियात हैं वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा जो एजुकेशनल टैक्सानॉमीज़ हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है वो ब्लूम टैक्सानॉमी और सोलो टैक्सानॉमी। तो ये दोनों टैक्सानॉमीज़ और रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सानॉमी जो है, तो ये हम इसके अंदर इनको स्टडी करेंगे। उसके बाद है बस 6 नंबर पर है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर जो करिकुलम से रिलेटेड थ्योरीज हैं उनको हम स्टडी करेंगे। इसमें करिकुलम, ठीक है, और सिलेबस, कोर्स, इनमें क्या फ़र्क होता है उसको देखेंगे। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शनल एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, उसको देखेंगे हम। इसके अलावा जो करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से मुख्तलिफ मॉडल हैं, ठीक है, उन मॉडल को देखेंगे जिसमें जो ऑब्जेक्टिव मॉडल है, टेलर मॉडल जिसको हम कहते हैं, उसके बाद व्हीलर मॉडल है, ठीक है, साइक्लिक मॉडल भी उसको कहा जाता है, उसके बाद लाटन मॉडल है, कल्चरल मॉडल भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये 4 करिकुलम मॉडल जो हैं, इन चारों को हम स्टडी करेंगे। उसके साथ करिकुलम की मुख्तलिफ टाइप्स उनको स्टडी करेंगे, मसलन जो कि टीचर सेंटर्ड करिकुलम है, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है, ब्रॉड फील्ड करिकुलम है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, नल करिकुलम है। मुख्तलिफ टाइप्स जो करिकुलम की हैं, ये मिस सुमेरा करवाती हैं और बहुत अच्छे तरीके के साथ उन्होंने इसके नोट्स वगैरह तैयार किए हुए हैं। तो जब हमने क्लास ये स्टार्ट की तो वो नोट्स वगैरह आपके साथ आपने शेयर करेंगी, ठीक है। उनका इंटरव्यू है कल, इसलिए वो हमारे साथ आज सेशन में शामिल नहीं है लेक्चर एजुकेशन के इंटरव्यू के लिए। तो इंशाल्लाह ताला वो इसको बड़े अच्छे तरीके से वो करवाएंगे, करिकुलम डेवलपमेंट। उसके बाद 7 नंबर पे है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप जो है वो ये हेड मास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीनियर हेड मास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो मेजर कंसेप्ट हैं वो 5 बनते हैं, कि सबसे पहले नंबर पर है एडमिनिस्ट्रेशन,
उसके बाद मैनेजमेंट, उसके बाद इसमें आ जाएगा सुपरविजन, इंस्पेक्शन और लीडरशिप। ये पांचों कंसेप्ट जो हैं ये बहुत इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, और मतलब जो बहुत माहिर स्टूडेंट जो अपने आप को समझते हैं वो भी इस यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं एमसीक्यूज को हल करते हुए। तो इन तमाम चीज़ों को हल करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्रेंड्स हैं, जो स्टाइल है एडमिनिस्ट्रेशन के, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर, वो देखेंगे। इसके अलावा जो मैनेजमेंट की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, ठीक है, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, ठीक है, थ्योरी एक्स वाई और जी। तो ये सारी थ्योरीज जो है मैनेजमेंट की वो भी इसमें शामिल होंगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो सिंपल क्लासरूम मैनेजमेंट होता है उसको भी हम शामिल करेंगे कि क्लास को कैसे मैनेज किया जाता है, उसके हवाले से क्या थ्योरीज हैं। और साथ लीडरशिप की थ्योरीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप की थ्योरीज। और अभी तक कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें कोई ना कोई लीडरशिप के हवाले से क्वेश्चन शामिल ना किया गया हो। तो और ये जो हमारे पास क्वालिफाइंग गाइड है उसमें इसको बिल्कुल इग्नोर किया गया क्वालिफाइंग गाइड में, जबकि हेडमास्टर के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लीडरशिप और लीडरशिप से रिलेटेड जो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। जो मौजूदा पेपर का ट्रेंड चल रहा है इसमें रिसर्च के जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े प्रैक्टिकल किस्म के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो रिसर्च का प्रैक्टिकल नॉलेज है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये इसको सिलेबस को हम इसी तरीके से ये डिज़ाइन किया हुआ है मिस मेरा ने रिसर्च मेथड का सिलेबस भी। ठीक है, और वो इसको आपको करवाएंगी, इसकी कोर्स आउटलाइन भी वो आपके साथ शेयर करेंगी। ठीक है, इसमें रिसर्च में टाइप्स ऑफ रिसर्च आ जाएंगी, रिसर्च साइकिल आ जाएगा। इसके अलावा उसके बाद आया सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। पॉपुलेशन और सैम्पलिंग में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद सैम्पलिंग की जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, 9-10 की टेक्निक्स बनती हैं, वो सारी की सारी इसमें शामिल होंगी सिलेबस में। इसके अलावा इसमें मज़ीद जो डाटा एनालिसिस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो रिसर्च मेथड में शामिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग का। जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग की बुक के अंदर हम टीचिंग को डिफाइन करेंगे। उसके बाद टीचिंग, एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, इन सब के दरमियान क्या डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद जो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इसमें शामिल होंगे। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिपरेशन के लिहाज से। उसके अलावा जनरल मेथड और इनोवेटिव मेथड ये दोनों इसमें शामिल करेंगे। जनरल मेथड जो है वो जो सिंपल क्लासरूम में हम यूज़ करते रहते हैं, जिसमें लेक्चर मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, डिस्कशन मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। तो ये सारे जनरल मेथड जो हैं टीचिंग के वो इसमें शामिल होंगे। और उसके साथ जो इनोवेटिव टीचिंग के मेथड है जिसमें माइक्रो टीचिंग है, टीम टीचिंग है, ठीक है, उसके बाद सिमुलेशन प्रोग्राम्ड लर्निंग है, तो वो सारे इसमें शामिल होंगे जनरल मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है टीचिंग प्रोफेशन की। इसमें टीचिंग और प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन के लिहाज से जो है वो इसको कवर करेंगे। और उसके बाद नंबर 11 पे जो है वो एजुकेशनल लॉज है। ये एजुकेशन लॉज की बुक जो है ये भी हेडमास्टर और सीनियर हेडमास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसमें जो एजुकेशन लॉज हम पढ़ेंगे उसमें पीडा एक्ट है। पीडा एक्ट जो है ये 2006 में लागू किया गया था, पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट 2006। तो पीडा एक्ट इसमें देखेंगे। उसके अलावा पेपरा रूल्स हैं, ठीक है, उसके साथ जो लीव रूल, सर्विस रूल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इसके साथ जो 12 नंबर पे एक बुक और बन रही है हमारी, वो होगी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये भी इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है।
यहाँ तक होगा सिलेबस। उसके बाद जनरल नॉलेज जो होगा हमारे साथ, वो मिस फातिमा ताज जो हैं वो आपको उसके हवाले से वो गाइड करेंगी कि वो इसको किस तरीके से कवर करवाएंगी जनरल नॉलेज को। तो यहाँ तक आपके जो स्टूडेंट जो आज न्यू शामिल हुए हैं, उनका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। सर क्लियर है इधर तक? किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो टेस्ट होगा वो वीकली बेसिस पे होगा? टेस्ट जो है ये जिस तरह मैंने आपको ये टॉपिक 12 डिवाइड करके दिए है ना, जी। तो जैसे ही कोई एक टॉपिक खत्म होता है तो उसके हाँ एंड पे जी, टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है। वो भी ऑनलाइन वो इसी तरह दोनों से तरह से मतलब? है जो, हाँ, ठीक है। मतलब एक तो उस ये हो सकता है कि पीडीएफ की शक्ल में टेस्ट कुछ हमने बनाए हुए होते हैं, जो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है हमारा, उसमें हम शेयर कर देते हैं और उसको स्टूडेंट जी सॉल्व जी। करके अपने अपने आंसर जो है वो वहाँ पे उनको डिस्कस कर लिया जाता है। और कुछ टेस्ट जो हमारे पास हैं वो गूगल फॉर्म की शक्ल में भी हैं, ऑनलाइन टेस्ट बने हुए हैं, 100 मार्क्स के सही। भी ऑनलाइन टेस्ट, और जिनको आप सर? गूगल फॉर्म पे सॉल्व करते हैं और जैसे ही वो आप सबमिट करते हैं आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाता है। जी सर। सर वो कभी ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली हम क्लास टाइम पे अटेंड ना कर सके, आधा पौना घंटा लेट हो जाए, तो हमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी बाद में? बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग जो जी है वो साथ में ऑन जी की सर। है। तो जी, ये थैंक उम्मीद यू है सर। कि ये हमारा सिस्टम रिकॉर्डिंग वाला जो है वो चलेगा साथ साथ। तो ये रिकॉर्डिंग साथ हो रही है क्लास की यहाँ पे। ठीक है सर। व्हाट्सएप ग्रुप में स्लाइड्स वगैरह और ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाए करेगी? ये रिकॉर्डिंग बहुत बहुत बड़ी फाइल होती है, उसका फिर तरीकेकार ये होता है कि इसको यूट्यूब पे अपलोड किया जाए, कर दिया जाए, ठीक है, और जी जी। स्टूडेंट्स को लिंक दे दिया जाता है। इतनी बड़ी फाइल जो ठीक। है वो व्हाट्सएप के अंदर उसको शेयर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। और किसी के कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? ठीक है। तो सर क्लियर है इधर तक? तो इसको हम थोड़ा सा आगे चलाते हैं। जो स्टूडेंट कल से हमारे साथ हैं वो ज़रा इसको उनके लिए, तो सबसे पहले टॉपिक जो हमारे पास है वो है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन का। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन में सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स एजुकेरे एंड एजुसेरे। तो एजुकेरे जो है इट मीन्स टू नॉरिश, टू ब्रिंग अप, टू रेज। ये दोनों जो है ना, इन वर्ड के हवाले से क्वेश्चन जो पास पेपर में पूछे जा चुके हैं कि ये वर्ड के साथ जो इनकी मीनिंग दिए गए इनके हवाले से। ठीक है, उसके बाद एजुसेरे का मतलब होता है टू लीड आउट, टू ड्रा आउट। तो उसके बाद ये दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एजुकेशन की, और ये दोनों डेफिनेशन जो है वो भी पास पेपर में इससे पहले पूछी जा चुकी हैं। सबसे पहले नंबर पर प्लाटो की डेफिनेशन है कि एजुकेशन इज कैपेसिटी टू फील पेन एंड प्लेयर एट द राइट मोमेंट। ये एजुकेशन प्लाटो की डेफिनेशन है। और उसके बाद अरिस्टोटल की डेफिनेशन है एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी।
तो ये भी जो नीचे वाली डेफिनेशन है एरिस्टोटल की, जो हमारी क्वालिफाइंग गाइड है जिससे बहुत से स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो एमएड की क्वालिफाइंग गाइड में इसका आंसर जो है वो प्लाटो टिक किया गया है, जबकि ये एरिस्टोटल की डेफिनेशन है। तो क्वालिफाइंग गाइड के लिए हवाले से कल भी ये क्वेश्चन आया था कि बी तैयारी के लिए कौन सी किताबें रिकमेंड करेंगे, तो उसको मैंने क्वालिफाइंग गाइड ही कही थी, और उसके साथ क्रुक्स ऑफ एजुकेशन और साथ जो इल्मी का कैप्सूल है। इस बात से कतई नज़र के क्वालिफाइंग गाइड जो है उसमें बहुत सी मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो इम्तिहान के नुक्ता निगाह से जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बुक है, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ गलतियाँ हैं उसके एमसीक्यूज के अंदर, इंशाल्लाह ताला जब हम ये अपना ऑनलाइन सेशन साथ साथ चलाएंगे तो वो उन गलतियों को हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। और जब आप ये थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद भी उन गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो कि इस बुक के अंदर है। तो उसके बाद है एजुकेशन की 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो है ये वो एजुकेशन है जो हम प्रॉपर स्कूलिंग के थ्रू इसको हासिल करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम स्कूल जाते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं, इसके जो फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे हम ये क्लास 1 से लेकर ऑनवर्ड जो हम सारी स्टडी करते हैं मुख्तलिफ स्कूल अटेंड करके, वो सारी फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। इसकी अगर आप कैरेक्टरिस्टिक बताने लगे तो उसमें यही है कि आपको एक फिक्स्ड करिकुलम होता है आपके पास, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपने वो डिग्री या वो क्लास कंप्लीट करनी होती है, ठीक है, एक फिक्स सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आपने स्टडी करना होता है, कुछ फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, एज लिमिट भी इसके साथ शामिल होती है। उसके बाद नॉन फार्मल एजुकेशन है, ठीक है। नॉन फार्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो फ्लेक्सिबल होती है। फार्मल एजुकेशन जो होती है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं, जबकि फार्मल एजुकेशन नॉन फार्मल एजुकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये अमूमी तौर पर वो एजुकेशन होती है जो आप अपनी सलाहियतों में इजाफा करने के लिए, अपनी कोई इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जो आगे मज़ीद एजुकेशन हासिल करते हैं वो नॉन फार्मल एजुकेशन होती है, ठीक है। मसलन आप कंप्यूटर डिप्लोमा करने लग जाते हैं या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के सारे कोर्सेज वगैरह जो आ जाते हैं वो नॉन फार्मल एजुकेशन में आ जाते हैं। इसके अलावा जो डिस्टेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस लर्निंग जो है वो भी नॉन फार्मल एजुकेशन की ही एक किस्म है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसा कि ओपन यूनिवर्सिटी का सिस्टम है जिसमें खतों किताबत के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या ऑनलाइन एजुकेशन आप साथ हासिल कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो एक बच्चा अपने मुआशरे से सीखता है, ठीक है, शुरू से लेकर जो एक मरते दम तक हमारी एजुकेशन जो है वो हम सीखते रहते हैं अपने माहौल से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, तो तमाम लोगों से जिनसे हम मिलते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, तो ये सारी एजुकेशन है, इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। तो आप में से कोई ज़रा बताए कि इनमें क्या क्या फ़र्क है, फार्मल एजुकेशन, नॉन फार्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में। ये सब जो फॉर्मल होती है ना, जो हम लेते हैं क्लास में, जैसे क्लास होती है, क्लास ठीक है, होती है, फॉर्मल, जैसे निज़ाम चल रहा है, तो बच्चे क्लास लेते हैं, फॉर्मल है ये। इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल सर, जैसे हम कोई इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल में नहीं लेते, जैसे ये अल्लामा इकबाल है, इसके असाइनमेंट वगैरह पेपर। और इनफॉर्मल सर जो हम सीखते हैं अचानक कभी जाते हुए कोई कुछ सीख लेते हैं, वो हमारा है इनफॉर्मल। ये लाइफ लॉन्ग जब हम पूरी उम्र सीखते रहते हैं इनफॉर्मल। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सर जो आज ये क्लास अटेंड करते हैं आप इसको किस में शामिल करेंगे, फार्मल में, नॉन फार्मल में या इनफॉर्मल? I think sir informal. मैंने ये कहा कि जो नहीं कोर्सेज सॉरी वगैरह सर, हम करते सॉरी हैं नॉन हाँ, फॉर्मल। वो नॉन फार्मल में आएंगे। जो भी आप ये मुख्तलिफ कोर्सेज डिप्लोमेज वगैरह करते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो नॉन फार्मल एजुकेशन में आएंगे।
सर जो चीजें हम लाइफ टाइम तक सीखते हैं वो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और फॉर्मल एजुकेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट पे कंसिस्ट होती है, और इनफॉर्मल आई थिंक सो तो इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक मदरसा। नहीं नहीं, जो नॉन फॉर्मल है ना उसके लिए भी इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये है कि वो आपकी जैसे फॉर्मल एजुकेशन है ना, स्कूलिंग आपने करना है, उसका है कि आपसे पेपर लिया जाता है, बाद में आप पास होते हैं फेल होते हैं, ठीक है। आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है, एक फिक्स्ड करिकुलम आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। जो हम मुख्तलिफ कोर्सेज करते हैं अपनी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मसलन आप ड्राइविंग स्कूल अटेंड कर लेते हैं, या कंप्यूटर की कोई क्लास अटेंड कर लेते हैं, ग्राफिक का कोर्स डिजाइनिंग का कोई कर लेते हैं, तो ये सारे नॉन फॉर्मल में आ जाएंगे, ठीक है। और इनफॉर्मल होती है जो हम अपने माहौल से सीखते हैं। ओके सर, थैंक यू। दोबारा आप इनको जरा एक बार रिवाइज करें, क्या कहा है सर मैंने पहले। सर एक क्वेश्चन था, ये डिस्टेंस एजुकेशन जो है ना, ये फॉर्मल में नहीं आएगी? अल्लामा डिस्टेंस इकबाल को एजुकेशन, हाँ ये नॉन फॉर्मल में आएगी। सर डिस्टेंस की बात करूं, वो तो मतलब एक क्रॉसपेंडेंस के जरिए अल्लामा इकबाल के जरिए, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन फॉर एग्जांपल जैसे कुछ अर्सा पहले बीजेडयू करवा रही थी वीकेंड क्लासेस जो होती थी, ठीक है ना, वो तो फिक्स्ड टाइम था ना, शेड्यूल था, एक पूरी क्लासेस थी, रिजिड जो है वो प्रॉपर क्लासेस होती थी। असली तौर पे तो जो डिस्टेंस आप लर्निंग कर रहे होते हैं वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन लेते हैं। अगर वो फॉर्मल एजुकेशन की तरह ही वहाँ पे भी रूल एंड रेगुलेशन है, तो फिर तो सारे लोग वो उसमें ना ले सकें एडमिशन। तो आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं अपने लिए, तब भी आप डिस्टेंस एजुकेशन को सिलेक्ट करते हैं। जी सर, क्योंकि लेकिन उससे भी तो हम डिग्री हासिल कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल डिग्री हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें रूल एंड रेगुलेशन जो है ना वो उस तरह फ्लेक्सिबल नहीं होते। हाँ ओके rigid सर। नहीं होते ऐसा तो उसमें। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। ये हैं एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। तो ये चार हैं हमारे पास: ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, टीचिंग मेथड और इवेल्युएशन, ठीक है। इसमें अब करिकुलम की जगह पे जो सही वर्ड यूज होना चाहिए था वो यहाँ पे होना चाहिए था कंटेंट, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये दोबारा थोड़ा सा बता देना ये वाला। ये जो स्लाइड सामने नजर आ रही है, हाँ जी हाँ जी, वॉइस इशू आ रहा है तो सही है। क्या। अच्छा, सबसे पहले इसमें चार चीज़ें हमारे पास: सब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड और इवेलुएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जहाँ पे हमारे पास जो है ना वो तीन टर्म्स है, एक होते हैं एम्स, एम्स के बाद होते हैं गोल्स, और उसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्स क्या होते हैं, ठीक है। एम्स जो है वो हमारी नेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तवक्कुआत होती हैं कि हम अपने एजुकेशनल सिस्टम से क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वो हमारा एम है। कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम ये हासिल करना चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो एक अच्छे शहरी बनेंगे, ठीक है, वो कानून पर अमल करने वाले बनेंगे, ठीक है, वो अच्छे मुसलमान बनेंगे, उनके दिल में इंसानियत की खिदमत का जज्बा होगा। तो ये हमारी तवक्कुआत है, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट्स हैं ये। तो ये एम्स कहलाएंगे। उसके बाद हैं गोल्स। गोल्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट के लिहाज से होते हैं, ठीक है। एम्स होते हैं वो पूरे एजुकेशनल सिस्टम से आपकी तवक्को क्या है। गोल्स ये है कि आप जो सब्जेक्ट कोई पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट का उस स्कूल में या कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे पढ़ाने का मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को इस्लामियात पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम इस्लामियात क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, ये हमारे गोल्स है, हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं इस्लामियात पढ़ाकर, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हम ये हासिल करना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनके अंदर इस्लाम से लगाव पैदा हो, हमारी जो इस्लामी तारीख है बच्चे उससे आगाही हासिल करें। तो इस्लामियात से रिलेटेड जो है हमारी वो सारे उसके गोल्स होंगे।
इस तरह अगर हम बच्चों को कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर पढ़ाने का हमारा क्या मकसद है, बच्चों को हम कंप्यूटर क्यों पढ़ा रहे हैं, वो कंप्यूटर के गोल होंगे। ठीक है, जबकि उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम जो टॉपिक एक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का हाफ आवर में या 35-40 मिनट के अंदर जो हमने बच्चों को पढ़ाना है उससे हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो हमारा होगा ऑब्जेक्टिव। मिसाल के तौर पर हमने इस्लामियात के बना लिया, उसके इस बाद हम इस्लामियात का एक टॉपिक पढ़ाने लगे हैं, वुज़ू का करने का तरीका या नमाज पढ़ने का तरीका। तो नमाज पढ़ने का तरीका में हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बच्चे जो है वो दुरुस्त तरीके के साथ नमाज पढ़ सकें, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को भी एक तो हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और एक होते हैं SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचर ने क्या क्या चीज़ जो है वो क्लास के अंदर किस तरीके से डिलीवर करनी है, वो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। और उसके नतीजे में बच्चों के अंदर क्या तब्दीली आएगी, बच्चे उससे क्या सीखेंगे, वो हमारे SLOs हैं या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है, स्टूडेंट्स के लिहाज से हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है ना, आजकल जो सारा एजुकेशन का फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि एक टीचर के ऑब्जेक्टिव ये नहीं होते कि वो उसने बच्चों को क्या पढ़ाना है, बल्कि उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसने बच्चों को क्या सिखाना है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे ज़िम्मे है कि मैंने बच्चों को वुज़ू करने का तरीका सिखाना है और मैं उस पे कोई प्रेजेंटेशन तैयार करके ले जाता हूँ, उसके हवाले से बड़ा वसी उनको नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बच्चों को वुज़ू करने का तरीका नहीं आता, तो चाहे मैंने उनको के साथ जितना मर्जी नॉलेज शेयर किया है, लेकिन जो चीज़ मेरे ज़िम्मे थी उनको सिखाना, मैं उनको नहीं सिखा पाया, तो इसका मतलब है मैंने कोई टीचिंग नहीं की। ठीक है, टीचिंग की आउटपुट लर्निंग है, तो बच्चे सीख क्या रहे हैं ये हमारी आउटपुट होगी। तो ये एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव का फ़र्क है। इसको कोई थोड़ा इलेबोरेट करना चाहेगा आप में से? सर जैसे ऑब्जेक्टिव्स जस्ट लाइक अगर हम प्लानर एक बनाते हैं तो जैसे हम एक टीचर है वो प्लानर को बनाती है तो एक लेसन लेगी एंड जैसे आपने बताया कि लेसन से ही बच्चे जो उनसे वो सीखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव का पार्ट हम प्लानर में कंसीडर करेंगे ना। जी बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास कंटेंट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सर सर प्लीज ऑब्जेक्टिव को दोबारा बता दें, मेरी वॉइस इशू आ रहा था। मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उस जो 35 या 40 मिनट हमारे पास है उसमें हम बच्चे को क्या सिखाने जा रहे हैं, उन 35-40 मिनट पढ़ाने के बाद बच्चा उससे क्या सीख पाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए जो एक टर्म हम यूज़ करते हैं वो है स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। ठीक है, कि हम कहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। यहाँ पे स्मार्ट से क्या मुराद है, ठीक है, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, कि हमारे टारगेट ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्पेसिफिक मखसूस हों, हमें पता हो कि हम क्या चीज़ अचीव करने जा रहे हैं। जैसे हमने बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएंगे, ठीक है, ये उससे भी कम ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम बच्चों को सजदा करने का तरीका सिखाएंगे। ठीक है, बच्चों को हम मुंह धोने का तरीका सिखाएंगे, हाथ धोने का तरीका सिखाएंगे। तो ये हम क्या करना चाह रहे हैं उस 35-40 मिनट में, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट है, स्मार्ट में एस का मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक। उसके बाद एम का मतलब स्मार्ट, एम होगा मेजरेबल। ठीक है, कि हम ऑब्जेक्टिव वो सिलेक्ट करते हैं कि हम वो 35-40 मिनट के बाद मेजर भी कर सकें कि क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा था वो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव भी हुआ है या नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर आप ये ऑब्जेक्टिव लेके जाते हैं कि मैं बच्चों को मुहिब वतन बनाऊंगा, तो क्या आप इसको मेजर कर पाएंगे अपने लेक्चर के एंड पे? ठीक है ना, हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि हम मेजर कर सकें कि हमारे बच्चों के अंदर हुब्बुल वतनी पैदा हो गई है या नहीं होगी। ठीक है, हम ये रख सकते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो कौमी तराना याद कर सकें, कौमी तराने के एहतराम में खड़े हो सकें। ये चीज़ हम बच्चों को सिखा सकते हैं जो हम बाद में मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट, उसके बाद है मेजरेबल, उसके बाद ये है अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब ये है कि आप वो ऑब्जेक्टिव रखेंगे जो आप 35-40 मिनट के अंदर अचीव भी कर सकें। मतलब आप कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर दें जिसके लिए आपको साल चाहिए हो, या 6 महीने चाहिए हो, या 8 पीरियड चाहिए हो। तो हमारे पास तो एक 40 मिनट का पीरियड है, 35 मिनट का, आधे घंटे का पीरियड है हमारे पास।
हमने उस आधे घंटे में उनको सिखाना है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अटेनेबल हो, उस टाइम में हम उनको अचीव भी कर सकें। उसके बाद आर है, आर का मतलब है रैशनल, के लॉजिकल ऑब्जेक्टिव हो आपके, मंतकी ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। और उसके बाद है टी का मतलब है टाइम फ्रेम, कि आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं, जो आपने टाइम सेलेक्ट किया है उसके अंदर आप उनको अचीव भी कर पाएँ। तो ये हो गया कि ऑब्जेक्टिव जो हमारे हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। तो आप में से कोई ज़रा अब इसको एक्सप्लेन करे कि ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, इसका क्या मतलब है? सर मैं करूँगी। इसका मतलब कि कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मोर स्पेसिफिक हों, किसी भी एक कंटेंट के मुतल्लिक हों, और एम का मतलब मेजरेबल, कि वो एट एंड जो भी आपने पढ़ाया, लेक्चर दिया, उसके एंड पे उसको मेजर किया जा सके। अगर वो मेजर नहीं होते तो वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। उसके बाद अटेनेबल, कि वो आपके जो भी आपका के अंदर वो अटेन, यानी वो ऑब्जेक्टिव्स आपको हासिल हो जाएं एट द एंड। और आर से सर रेलेवेंट, सर आपने लॉजिकल आई थिंक बताया था, लेकिन मैंने पढ़ा था कि रेलेवेंट होता है। रैशनल, रैशनल, रेलिवेंट कह लें, रैशनल का लॉजिकल भी ठीक बनता है। ओके हाँ, ओके लॉजिकल, सर, रैशनल का मतलब यही होता है ठीक ना है, कि लॉजिकल। बिल्कुल बिल्कुल, रैशनल हो, लॉजिकल हो, सही समझने के लिए हो, यानी समझा जा सके उनको और समझाया जा सके, और वो टाइमली उनको मुकम्मल किया जा सके, उनका टाइम फ्रेम एक प्रॉपर हो। ये है स्मार्ट, SMART। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद है कंटेंट। जब हम अपने ऑब्जेक्टिव का तयन कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव किस तरह करना है, उसके लिए हमने बच्चों को कंटेंट क्या देना है, मवाद कौन सा देना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है बच्चों को, उसकी हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो कंटेंट की सिलेक्शन जो है ये ऑब्जेक्टिव के मुताबिक होगी। उसके बाद आपने जो कंटेंट सिलेक्ट किया है वो बच्चों को डिलीवर किस तरह करना है, इसको हम कहेंगे टीचिंग मेथड या मेथडोलॉजी, ठीक है, पेडागोजी। तो ये आ जाएगा। और नंबर 4 पे हम इवेल्युएशन करेंगे कि आया जो कुछ हमने बच्चों को कंटेंट दिया है, जिस तरीके से पढ़ाया है, वो कितना यूजफुल रहा है, हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हुए हैं या हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। तो ये आ जाएगा इवेल्युएशन में। तो ये एक पूरा मतलब ये एक लर्निंग साइकिल बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मैं और वजाहत देना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं फिलासफी ऑफ एजुकेशन से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बाकी चीज़ों का भी इस पे असर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि साइकोलॉजी जो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है ना मुख्तलिफ, जिसमें फिलासफिकल फाउंडेशन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हैं, ठीक है। इसके अलावा उसमें है हिस्टोरिकल फाउंडेशन है, इकोनॉमिकल फाउंडेशन हैं, मुख्तलिफ फाउंडेशन है एजुकेशन की। तो जो ऑब्जेक्टिव्स की सिलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा जो असर लेती है वो लेती है फिलासफिकल फाउंडेशन से। किसी भी जो कौम होती है उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं वो उसकी फिलासफी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम मुसलमान हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स एक मुस्लिम कल्चर के लिहाज से होंगे। इस तरह कोई इंडिया में रहता है तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वहाँ के लिहाज से होंगे, उनकी जो फिलासफी होगी उसके लिहाज से होंगे। तो ये तो आ गया ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो कंटेंट सिलेक्शन है, कंटेंट की सिलेक्शन जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है वो होती है कल्चर से, ठीक है। कंटेंट हम अपने कल्चर के मुताबिक लेते हैं ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, ठीक है। कंटेंट पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है कल्चर का। उसके बाद है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जो है उस वो जो अगर हम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की बात करें तो टीचिंग मेथड सबसे ज़्यादा असर लेते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो इस बात की भला समझ आ गई है कि ऑब्जेक्टिव पे किस चीज़ का ज़्यादा असर होता है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आते हैं। सर फिलॉसफी हाँ, से। ठीक है। और कंटेंट
कंटेंट कल्चर से और टीचिंग मैथड और एजुकेशनल फिलॉसफी, साइकोलॉजी से। सॉरी एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, चलो जी, आज हमारा 1 आवर जो है वो तकरीबन हो गया, 9 बज गए हैं। तो ये क्या इतना टाइम काफ़ी है या इसके आप चाहते हैं अभी जो मिस फातिमा था उन्होंने करवाना था काम इसका, जनरल नॉलेज का भी, तो ये ना हो कि इस वक्त जनरल नॉलेज की क्लास शुरू करें और वो आप उसको, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना इनफ है, कल नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे इसकी। जी सर। ठीक है, तो मिस फातिमा था हैं हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। सर मैं क्लास में हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। इसके लिए उसको अच्छा देखने के लिए